Please like and subscribe my channel Josna Classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको ऑस्ट्रियन सांप्रदायिक पढ़ा चुकी हूँ। अब आपका अगला टॉपिक है संस्थानिक अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके अंतर्गत इसका हम सामान्य परिचय लेंगे पहले कि संस्थानिक अर्थशास्त्र क्या है। इसके बाद मैं आपको इसके अर्थशास्त्रों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो संस्थानिक अर्थशास्त्र 20वीं सदी की देन है। ठीक है, इसका सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। तो 20वीं सदी की देन है और इसका विकास किसने किया है? अमेरिकन। आपको ये दिमाग में बैठा लीजिए कि संस्थानिक अर्थशास्त्र के जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो कहाँ के हैं? अमेरिकन। ठीक है, अर्थशास्त्रियों ने क्या इसकी, यद्यपि इसके पूर्व भी आर्थिक विचारकों ने संस्थानिक अर्थशास्त्र के मिलते जुलते विचार व्यक्त किए। ठीक है, किंतु वैज्ञानिक रूप से इसका आरंभ कब हुआ? 1899 से हुआ। ठीक है, जब बेवलेन जब बेवलेन की पहली पुस्तक थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास प्रकाशित हुई। ठीक है, इसके साथ ही हुआ। संस्थानिक अर्थशास्त्र उस समय परिपक्व होने लगा जब सन 1914 में बेवलेन की दूसरी पुस्तक इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कमैनशिप, ठीक है, प्रकाशित हुई। इसके बाद वह अमेरिका के संस्थानिक अर्थशास्त्र संस्थावाद का, मतलब इसको संस्थानिक अर्थशास्त्र को हम क्या और बोल सकते हैं? संस्थावाद। ठीक है, का महत्व बढ़ता गया और सन 1917 में अमेरिकन आर्थिक संघ, ठीक है, ने एक सत्र में आर्थिक सिद्धांत में संस्थावाद विषय पर विचार विमर्श किया गया। मतलब कि इसको एक विषय बनाना चाहिए। सन 1929-33 के मंदी काल में संस्थावाद अपने किस पर था? सर्वोच्च शिखर पर था। सर्वोच्च शिखर आप समझते हैं, मतलब अपना उसकी वैल्यू जो थी वो सबसे ज्यादा थी उस समय। ठीक है, सन 1931 में पुनः अमेरिका संघ ने संस्थावाद का मूल्यांकन कर दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट रुडेल्फ भी संस्थावाद से प्रभावित हुए और उनके सलाहकार भी इस बात में दृढ़ विश्वास रखने लगे। प्रतिष्ठित एवं न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विश्वास था कि उपभोग, उत्पादन एवं धन का वितरण आर्थिक नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, परंतु अमेरिका के कुछ वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने उक्त सिद्धांत को क्या कर दिया? अस्वीकृत भी कर दिया और उसके स्थान पर एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका विश्वास था कि आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण आर्थिक संस्थाओं द्वारा होता है। ठीक है, इन संस्थाओं का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, तथा इसका निर्माण आदतें, रीति रिवाज और विद्यमान आर्थिक व्यवस्थाओं के द्वारा होता है। ठीक है, डेवन कोड के अनुसार देखो उन्होंने क्या कहा है, लिख लो। संस्थाओं का अर्थ है मानवीय विचारों या आदतों में एक रूपता, समान रूप से स्थापित मस्तिष्क की प्रवृत्ति और व्यवहार में समान रूप से अपनाए गए रीति रिवाज। ठीक है, उदाहरण के लिए निजी संपत्ति, उत्तराधिकार, सरकार, कर प्रणाली और साख। इन सबको क्या कह सकते हैं आप? संस्था कह सकते हैं। किसको? निजी संपत्ति, उत्तराधिकार, सरकार, कर प्रणाली, प्रतियोगिता और साख। क्योंकि उक्त अर्थशास्त्रियों ने अपने विश्लेषण में संस्थाओं को बहुत महत्व दिया है, इसलिए उनके अर्थशास्त्र को क्या कहा गया? संस्थानिक अर्थशास्त्र के नाम से पुकारा गया। ठीक है, अब इसका विकास कैसे कैसे हुआ, ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे हम, ज़्यादा इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा उसको उसके बेस को लेकर चलना है हमें। ठीक है, इसका विकास पढ़े थे। संस्थानिक अर्थशास्त्र को विकसित करने में अमेरिका अर्थशास्त्री थर्स्टीन वेवलेन एवं मिचेल और J.R. कॉमन्स आदि के नाम क्या है? विशेष रूप से उल्लेखनीय। कहने का मतलब आप दो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेवलेन और मिचेल। ठीक है, उन इसके इसके बाद हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1933 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के समर्थन में से संस्थावाद को काफी बल मिला, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और उन्होंने आपकी न्यू डील की नीति में इसका उपयोग किया। संस्थानिक अर्थशास्त्र का प्रत्यक्ष और व्यवहारिक रूप से ही शासन संबंधित होना एक असाधारण घटना ही कही जाएगी। ठीक है, तो इस तरह संस्थानिक अर्थशास्त्र अमेरिका की ही क्या है? उपज है। तथापि इसका विकास वेवलेन के बिना भी हो सकता था, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इसे बहुत प्रभावित किया। कहने का मतलब है कि वेवलेन इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं थे, उनके बिना इसका मतलब विकास हो सकता था,
लेकिन उन्होंने उनके मतलब उनने एक अलग ही उसके लिए छाप छोड़ दी। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं हम संस्थानिक अर्थशास्त्र की सामान्य प्रकृति। मतलब वो कौन सी प्रकृति है, किसकी? संस्थानिक अर्थशास्त्र की। हर 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 उसकी एक प्रकृति है ना, आश्चर्य समुदाय की मैंने आपको बताई। तो संस्थानिकवाद के अंतर्गत समुदाय की आदतें ही संस्थाओं का निर्माण करती हैं। इनके अनुसार जो समुदाय की आदतें यानी जो भी हैबिट्स हैं वही संस्थाओं का निर्माण करती है। मतलब आपके अंदर जो भी हैबिट्स हैं उस टाइम में जो भी हैबिट्स रही होंगी उसके अनुसार ही संस्थाओं का क्या हुआ है, निर्माण। और इन्हीं संस्थाओं को अर्थशास्त्र में सामाजिक विरासत, सामूहिक मस्तिष्क या संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। कहने का मतलब है विरासत मतलब पुरानी चीज़ें जो होती हैं चली आ रही हैं, सामूहिक मस्तिष्क बहुत सारे लोगों के माइंड का जो डिसीजन होता है, और संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। मानवीय स्वभाव के निर्धारण में सामाजिक उत्तराधिकार और सामाजिक पर्यावरण का तो प्रभाव पड़ता ही है, इसके साथ मनुष्य की जैविक क्रियाएं भी इसको प्रभावित करती हैं। मतलब उसकी प्रकृति जैविक क्रियाओं के द्वारा भी प्रभावित होती है, और उत्तराधिकार और सामाजिक पर्यावरण, समाज में जो भी बातें हो रही है या जैसा भी समाज है वो भी इसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब इसकी प्रकृति क्या है रियल में हम देख लेते हैं। नंबर 1, उनका विश्वास है कि कीमत के सिद्धांत के स्थान पर समूह व्यवहार ही अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय होना चाहिए। मतलब हमें पता है कि अर्थशास्त्र का मेन विषय क्या है, कीमत है। आपको पता है हर जगह मूल्य मूल्य मूल्य। ठीक है, तो उसके स्थान पे क्या होना चाहिए, समूह और व्यवहार, ये होना चाहिए केंद्र विषय। ठीक है, ये अगला देखेंगे। वे यह मत प्रकट करते हैं कि मानवीय व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए आर्थिक सामान्यीकरण समय तथा स्थान के अनुरूप होना चाहिए। मतलब आर्थिक सामान्यीकरण, जो भी आर्थिक समानताएं ढूंढी जाए वो स्थान के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, ना कि पूरे देश में एक समान। अगला, आर्थिक जीवन को संग्रहित करने में वे रीति रिवाजों, आदतों एवं नियमों का महत्व प्रतिपादित करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे समाज शास्त्र में होता है रीति रिवाज, आदत या समाज, इन सब चीज़ों को लेके चलना चाहिए। ठीक है, अगला, उनके अनुसार व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण उद्देश्यों को मापा नहीं जा सकता। उनने कहा है कि जो भी व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं उन उद्देश्यों को हम क्या कर सकते हैं, उन उद्देश्यों को हम प्रभावित नहीं कर सकते। ठीक है, नापा नहीं जा सकता उन उद्देश्यों को, जो भी उद्देश्य होते हैं उनके अनुसार। अगला अगला देख लेते हैं। उनके अनुसार आर्थिक जीवन में होने वाली अव्यवस्था का अर्थ सामान्य संतुलन से हटना नहीं है, वरन वर्तमान संस्थाओं में ऐसी अवस्था को भी सामान्य ही समझा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि उनके अनुसार आर्थिक जीवन में होने वाली अव्यवस्था का अर्थ सामान्य संतुलन से हटना नहीं होता। मतलब जो संतुलन है उसकी वजह से उससे हटना नहीं है आपको, वरन जो भी वर्तमान में अवस्था है उसको भी सामान्य समझना चाहिए। ठीक है, ये हो गई संस्थानिकवाद की प्रकृति। अब उसकी शाखाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी शाखाएं। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि क्या कहते हैं, इसकी 2 शाखाएं हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। संस्थानिक अर्थशास्त्र के मतभेद है कि उनमें भेद प्रवृत्ति का है। ठीक है, जैसे कुछ लोग उसे वास्तविक समझते हैं, कुछ और कुछ निषेधात्मक कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव कहा जा सकता है। एक समूह केवल आर्थिक जीवन का विश्लेषण एवं वर्णन करता है, जबकि दूसरा समूह उसके कार्य रूप, मतलब वह क्या करता है, जीवन का विश्लेषण कैसे करता है, आर्थिक जीवन का ही करता है। और दूसरा क्या कहता है, कार्य रूप में परिणत करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। मतलब दूसरा कहता है कि कार्य रूप में परिवर्तित करना चाहिए इसको। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के लिए निश्चित एवं ठोस योजनाएं सामने रखता है। और क्या कहता है, ये सामाजिक नियंत्रण के लिए योजनाएं होनी चाहिए। तो अलग अलग मत है, इसलिए इसकी 2 शाखाएं हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर लेका चमेन ने क्या कहा है, संस्थानिक वादियों में आपस में ही इतना मतभेद है। आप ये बताइए कि जब वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनका जो वाद है, संस्थानिक वाद है, वो क्या, उसकी प्रकृति या उसकी शाखाएं मतलब क्या होनी चाहिए, वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना मतभेद है। और वेवलेन ने अपने पाठकों को दिग्भ्रमित करने के लिए इतना अधिक कष्ट उठाया है कि संस्थानिकवादियों के संबंध एक रूप होना कठिन है। मतलब वेवलेन ने अपने पाठकों को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, भ्रमित कर दिया। ठीक है, और उनमें आपस में इतना मतभेद है कि हम ये नहीं कह सकते कि उसकी एक ही शाखा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोफेसर हेने के शब्द में इसके क्या क्या भेद हैं। तो 2 भेद हैं, पुराना या निषेधात्मक समूह, जिसके अंतर्गत वेवलेन और मिचेल के नाम आते हैं। वेवलेन और मिचेल किसके अंतर्गत आते हैं,
निषेधात्मक समूह को, ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और नया या वास्तविक समूह, जिसके अंदर क्या कहते हैं, हैमिल्टन, टगवेल, जी सी मीन्स, एटकिंस, इलाइचिर और ए बी वुल्फ। अब आपने सुना होगा कि इन सब के नाम आपने कभी सुने होंगे, वेवलेट और मिचेल के नाम काफी सुने होंगे, ठीक है। तो सुन लीजिए आगे, प्रथम में क्या है, जो पहला वाला था पुराना या निषेधात्मक समूह, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह प्रथम ऐसे समूह ऐसे समूल्यों के संबंध में संदेह प्रकट करता है जिनके आधार पर अर्थ विज्ञान की चर्चा की जा सकती है, ठीक है। इस समूह में अर्थशास्त्री यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य विवेकपूर्ण स्वाहित से प्रभावित ना होकर भावनाओं और आदतों से प्रभावित होता है। मतलब मनुष्य ऐसे ही प्रभावित नहीं होता है, वह भावना और आदत हैबिट्स के जरिए प्रभावित होता है। उनका विश्लेषण अधिकांश रूप से संस्थाओं, भावनाओं और उसके विकास तक सीमित है। मतलब वो केवल संस्था, उनकी भावना और उनके विकास में ही सीमित है, इसके आगे वो नहीं सोचते। उनका विश्वास है कि सामाजिक विकास स्वयं अपने पथ का क्या करता है, अनुसरण करता है, अपने पथ खुद ही ढूंढ लेता है, ठीक है, उसके पीछे पीछे चलता है। सामाजिक विकास क्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इसके विपरीत दूसरा समूह अपने पुराने अर्थशास्त्र क्या करता है, अब दूसरा समूह आ गया, पुराने अर्थशास्त्र को एक नए विकासशील विज्ञान के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। इनने क्या कर दिया, नया विकासशील जो लगातार विकसित होने की श्रेणी में है, ठीक है। वे संस्थाओं के विकास को इतना महत्व नहीं देते जितना कि विवेकपूर्ण मनुष्य की भूमिका। वो चाहते कि मनुष्य का विवेकपूर्ण की भूमिका ध्यान दिया जाए, ना कि संस्थाओं के विकास को, ठीक है। यह समूह संस्थाओं के मूल्यांकन, सामाजिक उद्देश्यों के निर्माण और सुधार कार्यक्रमों पर बल देता है, ठीक है। ये क्या, इसको क्या ध्यान है, मतलब ये किस पर ध्यान देता है, संस्थाओं के मूल्यांकन, जो भी संस्थाएं उनका मूल्यांकन किया जाए कि कैसी है, सामाजिक उद्देश्य, उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, और सुधार कार्यक्रम, और उनको जो जो गलत चीजें हो रही हैं उनको सुधारना, ठीक है। इस समूह को विश्वास है कि निर्देश द्वारा सामाजिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। मतलब गाइडेंस के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, विकास प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि जे.आर. कॉमन्स ने जे आर कॉमन्स जो संस्थानिक है, इनके ये मतलब संस्थानिक है, ठीक है, के विचार वेवलेट के पूर्व के हैं, फिर भी उन्हें कानूनी धारणा संस्थानिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने संपत्ति, निगम और तर्कपूर्ण मूल्य इत्यादि कानूनी धारणाओं पर क्या किया, विचार किया, जबकि वेवलेट ने अन्य संस्थानिक अर्थशास्त्रियों को सामाजिक के अंतर्गत रखा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम थर्स्टन वेवलेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।